आज एक बेहद खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2026 में अर्जेंटीना से निकले एक बेहद आलीशान क्रूज जहाज से। एक ऐसा सफर जो लग्जरी के लिए शुरू हुआ था, लेकिन एक डरावने सपने में बदल गया। घटनाएं किस भयानक तरीके से आगे बढ़ी जरा सोचिए। 1 अप्रैल को सफर शुरू होता है और महज 10 दिन बाद ही 11 अप्रैल को एक 70 साल के डच पैसेंजर की तबीयत बिगड़ती है और फिर मौत हो जाती है। बात यही नहीं रुकी, एक के बाद एक मुसाफिर बीमार पड़ने लगे। 26 अप्रैल और फिर 2 मई को भी मौतें हुईं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि आखिरकार एक इमरजेंसी कॉल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को लगानी पड़ी। और जब WHO की रिपोर्ट आई तो जो डायग्नोसिस सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बीमारी का नाम था हंता वायरस। ये एक ऐसा खतरनाक पैथोजन था जो बीच समंदर में फंसे 150 लोगों वाले उस जहाज पर मानो आग की तरह फैल रहा था। खौफ का आलम ये था कि कई देशों ने इस जहाज को अपने बंदरगाहों पर रुकने तक की इजाजत नहीं दी। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हंता वायरस है क्या चीज? ये इतना जानलेवा पैथोजन क्यों माना जाता है? चलिए इसके विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस वायरस के बारे में सबसे डरावनी सच्चाई इसका मॉर्टैलिटी रेट है। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना घातक है? इसकी मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर 2 लोग इससे संक्रमित होते हैं तो उनमें से एक की जान जाने का खतरा रहता है। यही वजह है कि इसे मॉडर्न मेडिसिन के इतिहास में दर्ज सबसे जानलेवा वायरसों में गिना जाता है। ये वायरस मुख्य रूप से चूहों से फैलता है और दुनिया भर में ये 2 अलग अलग तरह की बेहद गंभीर बीमारियां पैदा करता है। एशिया और यूरोप की तरफ देखें तो ये किडनी पर सीधा हमला करता है, जिसे HFRS कहते हैं। इससे शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये फेफड़ों पर असर डालता है, जिसे HPS कहते हैं। इसमें फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर जाता है और इंसान की सांस घुटने से मौत तक हो सकती है। और जो बात इस खतरे को सबसे ज्यादा बढ़ा देती है वो ये है कि इतना खतरनाक होने के बावजूद आज की तारीख तक इसकी कोई भी FDA या WHO द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। कोई पक्का एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन या फ्लूइड्स। इसके अलावा वायरस से लड़ने की पूरी जिम्मेदारी आखिर में उस इंसान के अपने इम्यून सिस्टम पर ही छोड़ दी जाती है। इस खतरे की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। वैज्ञानिक इस रहस्यमयी वायरस परिवार के बारे में पिछले 70 सालों से जानते हैं। इंसानों का इससे पहला बड़ा और भयानक सामना 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान हुआ था। उस वक्त 3000 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक इस अजीब और अनजान बीमारी का शिकार हुए थे। उस दौरान 15% लोगों की जान भी गई। मिलिट्री डॉक्टर्स करीब 30 सालों तक उलझे रहे। यहाँ तक कि शुरुआत में तो इसे दुश्मनों का कोई अनजान केमिकल हथियार मान लिया गया था। ये मेडिकल मिस्ट्री तब जाकर सुलझी जब साउथ कोरिया के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने इसका कनेक्शन हंतान नदी के पास मौजूद चूहों से जोड़ा। विज्ञान और इतिहास का एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा 1993 में अमेरिका के नावाहो नेशन आउटब्रेक से जुड़ा है। इस केस को सुलझाने में आधुनिक विज्ञान से ज्यादा वहां के आदिवासी बुजुर्गों की पारंपरिक जानकारी काम आई। उनकी पुरानी कहानियों और अनुभवों में ये बात दर्ज थी कि जब भी भारी बारिश होती है तो पाइन नट्स की फसल बहुत बढ़ जाती है, जिसके बाद चूहों की आबादी अचानक से एक विस्फोट की तरह बढ़ती है और फिर ये रहस्यमयी बीमारी फैलती है। ये पूरा वाकया एक बेहद खतरनाक चेन रिएक्शन को समझाता है। अल नीनो जैसे बड़े क्लाइमेट इवेंट्स भारी बारिश लाते हैं। बारिश से पाइन नट्स या बीजों की पैदावार बहुत बढ़ जाती है। जब चूहों को इतना सारा खाना मिलता है तो उनकी आबादी में एक तरह का धमाका होता है, और जब इतने सारे चूहे खाने की तलाश में इंसानों के घरों के करीब आते हैं तो ये वायरल आउटब्रेक ट्रिगर हो जाता है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ अमेरिका या कोरिया की समस्या है। ये एक असल ग्लोबल थ्रेट है। भारत के तमिलनाडु में वेल्लोर में हुई एक रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि ये वायरस वहां भी उन लोगों को बिल्कुल खामोशी से अपना शिकार बना रहा है जो चूहों के संपर्क में आते हैं। उस स्टडी में क्रॉनिक किडनी के मरीजों, गोदामों में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाले इरूला समुदाय के लोगों के शरीर में इस वायरस की एंटीबॉडीज मिली थी। यहाँ तक कि सामान्य आबादी के 4% लोगों में भी इसका असर दिखा। तो अब सवाल ये है कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है?
दशकों पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाली एक नई और डरावनी सच्चाई सामने आई। बहुत लंबे समय तक विज्ञान जगत यही मानता था कि इंसान इस वायरस को सिर्फ सीधे चूहों से ही पकड़ सकता है। लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में एक आउटब्रेक हुआ जिसने सारी कैलकुलेशन बिगाड़ दी। यहीं से एंट्री होती है एंडीज वायरस की। हंता वायरस परिवार के इस खास स्ट्रेन ने एक नया और खौफनाक मोड़ लिया। ये सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता था, खासकर तब जब लोग एक ही बिस्तर शेयर कर रहे हों या बहुत लंबे समय तक बेहद करीब रहे हों। पर इस पूरी खौफनाक तस्वीर में एक बहुत बड़ी राहत की बात भी छिपी हुई है। जो इंसान एंडी स्ट्रेन से संक्रमित होता है, उसके द्वारा इस वायरस को आगे फैलाने की जो ट्रांसमिशन विंडो होती है वो बेहद छोटी होती है। औसतन बीमारी के लक्षण शुरू होने के समय ये विंडो सिर्फ 1 दिन की होती है, यानी संक्रमण फैलाने का समय बहुत ही सीमित होता है। अब इस सारी साइंटिफिक जानकारी को वापस 2026 के उस डरावने क्रूज वाले वाक़े से जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वो वायरस उस आलीशान जहाज पर पहुंचा कैसे। काफी गहराई से हुई इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि क्रूज पर चढ़ने से ठीक पहले वो पहला डच मुसाफिर और उसकी पत्नी एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। वो टूर उशवाया के एक ऐसे लैंडफिल या डंपिंग ग्राउंड के पास था जहां बहुत भारी तादाद में चूहे थे। बस उसी जगह अनजाने में वो उस एंडी स्ट्रेन के शिकार हो गए जो इंसानों से इंसानों में फैलने की ताकत रखता था। और टाइमिंग देखिए, वो दोनों बिल्कुल उसी 1 दिन की छोटी सी ट्रांसमिशन विंडो के दौरान जहाज पर सवार हुए। ऐसे में वायरस बहुत आसानी से उनके करीबी लोगों और केबिन क्रू में फैल गया। एक लग्जरी क्रूज अचानक से एक गंभीर मेडिकल क्राइसिस का सेंटर बन गया। 10 मई आते आते 10 लोग बुरी तरह बीमार हो चुके थे, 4 अस्पताल में थे और 3 लोगों की दुखद जान जा चुकी थी। आखिरकार स्पेन ने किसी तरह इस जहाज को टेनेरिफ आइलैंड पर रुकने की परमिशन दी और लोगों की जान बचाने के लिए इवैक्यूएशन शुरू हुआ। एक वायरस जो इतना जानलेवा है और जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी अफरा तफरी मचा दी, उसके बाद एक बहुत लाजमी सा सवाल दिमाग में आता है, क्या 2026 का ये आउटब्रेक किसी आने वाली बड़ी तबाही का सिग्नल है? क्या ये हंटा वायरस कोविड जैसी किसी नई और भयंकर ग्लोबल महामारी की शुरुआत बन सकता है? डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन राहत की सांस ली जा सकती है क्योंकि WHO ने साफ किया है कि इसका ग्लोबल रिस्क फिलहाल बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फ्लू या कोविड की तरह हवा से नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए शारीरिक तरल पदार्थों यानी बॉडी फ्लूइड्स के आदान प्रदान या बहुत ही क्लोज कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। और जैसा कि अभी हमने समझा, इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की होती है, जो इतनी छोटी है कि ये दुनिया भर में किसी बड़े ग्लोबल चेन रिएक्शन को शुरू ही नहीं कर सकती। तो क्या इसका मतलब ये है कि बेफिक्र हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बचाव और सुरक्षा को समझना अब भी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से चूहों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बचाव के तरीके बेहद सिंपल लेकिन असरदार हैं। घरों और इमारतों में कोई भी ऐसी खुली जगह या गैप न छोड़ें जहां से चूहे अंदर आ सकें। धूल भरे पुराने गोदामों या बंद जगहों की सफाई करते समय हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स पहनें। और सबसे ज़रूरी, खाने पीने की चीज़ों और कचरे को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट हाइजीन बनाए रखें ताकि चूहे अट्रैक्ट ही ना हों। इस पूरे विश्लेषण को ख़त्म करते हुए एक बहुत गहरी सोचने वाली बात सामने आती है। आज भी हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई पक्का इलाज है। तो क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि हमेशा सिर्फ तबाही मचने के बाद रिएक्ट करने की बजाय उन खामोश और जानलेवा खतरों के प्रति पहले से जागरूक हो जाएं जो दशकों से हमारे आसपास ही मौजूद हैं? जागरूकता और सही बचाव ही एक अनजान खतरे के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत हथियार है।